एक राजा जिसके पास था अपार वैभव, फिर भी उसने प्रजा की रक्षा की, जैसे अपने पुत्र या पुत्री की करते हैं वैसे ही। इतना ही नहीं, यहाँ पुत्र और पुत्री को समान अधिकार था शिक्षा ग्रहण करने का। और तो और यहाँ पर सभी एक साथ रहते थे, ज्ञान से जुड़े हुए। क्या सच में ऐसा कोई राजा था? हाँ, वे थे मिथिला के राजा जनक। आज भी बिहार ही नहीं, उपनिषद वेद से लेकर गीता में राजा जनक को राज्य करते हुए सन्यासी कहा गया है। इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जो सत्ता में रहते हुए भी मोह माया से पूरी तरह मुक्त थे। राजा जनक उन्हीं में से एक थे। कहानी शुरू होती है वैदिक काल से, लगभग 1200 से 800 ईसा पूर्व, जब उत्तर भारत में उभर रहा था विदेह राज। इस राज्य की स्थापना की राजा नेमि ने। राजा नेमि इक्ष्वाकु वंश के महान शासक थे और एक यज्ञ के दौरान ऋषि वशिष्ठ और राजा नेमि के बीच विवाद हुआ और वशिष्ठ ने नेमि को शाप दे दिया, लेकिन नेमि ने शरीर में वापस आने से मना कर दिया और बन गए विदेह, यानी शरीर से परे। यहीं से शुरू हुई वैराग्य की परंपरा। जनक कोई एक व्यक्ति नहीं था, यह एक उपाधि थी जो मिथिला के हर राजा को दी जाती थी, लेकिन इस उपाधि को जिसने सबसे अधिक महान बनाया वे थे राजा शीर्षध्वज जनक। एक दिन राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तभी धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, सीता, धरती की पुत्री भूमिजा। राजा जनक ने एक प्रण लिया, जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से होगी सीता का विवाह। एक एक कर सभी राजा असफल हुए, तभी आए भगवान श्री राम। उन्होंने धनुष उठाया और एक ही क्षण में धनुष टूट गया। क्या आप जानते हैं कि माता सीता के स्वयंवर में जो दिव्य धनुष था वो राजा जनक के पास कहां से आया? त्रिपुरासुर का वध किया था और बाद में इसे अपने परम शिष्य भगवान परशुराम को सौंप दिया था। परशुराम जी ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज को धरोहर के रूप में सौंप दिया था। इसका कारण ये था कि राजा जनक का वंश अत्यंत धार्मिक और न्यायी था और परशुराम जी जानते थे कि इस भारी धनुष को केवल वही उठा पाएगा जो साक्षात विष्णु का अवतार हो या जिसकी संतान साक्षात शक्ति हो, और इसलिए सीता जी के विवाह के लिए उन्हें इसे मिथिला में सुरक्षित रखवा दिया गया था और अंततः प्रभु श्री राम ने इसे तोड़कर अपना उद्देश्य पूरा किया। लेकिन राजा जनक की असली पहचान सिर्फ सीता के पिता होना नहीं था, वे थे एक महान दार्शनिक। उनका दरबार बना ज्ञान का केंद्र और यहाँ आते थे याज्ञवल्क्य, गार्गी, अष्टावक्र, जहाँ चर्चा होती थी आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष पर। और एक बार अष्टावक्र दरबार में आए, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, आप शरीर देख रहे हैं, ज्ञान नहीं। राजा जनक तुरंत समझ गए यही सच्चा ज्ञान है। इसके बाद राजा जनक और अष्टावक्र के बीच गहन अध्ययन चर्चा हुई। उसी दिव्य ज्ञान को आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से जाना गया, जिसे कई विद्वान प्रथम गीता भी कहते हैं। राजा जनक का दरबार सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा का मंच था। एक दिन राजा जनक ने घोषणा की, जो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होगा वही पाएगा यह पुरस्कार। और दरबार में खड़ी थी हजारों गायें जिनके सींग सोने से सजे थे। तभी आगे आए याज्ञवल्क्य। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, इन गायों को ले जाओ। दरबार में बैठे विद्वान चौंक गए। बिना परीक्षा दिए ही पुरस्कार तब शुरू हुई। ज्ञान की सबसे महान बहस। एक एक कर विद्वानों ने प्रश्न किए, लेकिन याज्ञवल्क्य हर प्रश्न का उत्तर देते गए। तभी आगे आई गार्गी वाचकन्वी। उन्होंने ब्रह्म और सृष्टि पर ऐसे गहरे प्रश्न पूछे कि पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन याज्ञवल्क्य ने उनका भी समाधान कर दिया। अंत में राजा जनक ने स्वीकार किया, याज्ञवल्क्य ही सच्चे ब्रह्म ज्ञानी है। यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं थी बल्कि सत्य, आत्मा और ब्रह्म की खोज थी। मिथिला सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी शिक्षा प्रणाली, जो राजा से लेकर प्रजा तक सभी के लिए समान थी। राजा जनक मानते थे सच्चा राज्य वही है जहाँ हर व्यक्ति ज्ञान से जुड़ा हो। मिथिला में शिक्षा का आधार गुरुकुल प्रणाली, जहाँ बच्चे गुरु के आश्रम में रहते थे, सदा जीवन उच्च विचार अपनाते थे। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। यहाँ पढ़ाए जाते थे वेद और उपनिषद, नैतिकता और धर्म, गणित और खगोल विज्ञान, कृषि, शिल्प और युद्ध कला। सबसे खास बात, पुत्र और पुत्री दोनों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार था। राजा जनक स्वयं एक महान ज्ञानी थे। वे केवल शासन नहीं करते थे बल्कि सीखते भी थे और सिखाते भी थे। उनका दरबार एक जीवित विश्वविद्यालय रहा और मिथिला में शिक्षा केवल विचार नहीं था बल्कि
बल्कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। मंदिर और राजकोष से प्राप्त धन का उपयोग किया जाता था। गुरुकुल के संचालन में, आयुर्वेदिक केंद्र के विकास में और प्रजा की भलाई में। इसी कारण मिथिला की प्रजा थी ज्ञानी, संतुलित, समृद्ध और सुखी। मिथिला की शिक्षा का लक्ष्य था केवल विद्वान बनना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना। मिथिला में राजा और प्रजा के बीच अंतर केवल पद का था, ज्ञान का नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जनक जैसा राजा कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने कभी संसार नहीं छोड़ा लेकिन मन से मुक्त रहे। राजा जनक का संदेश सरल था, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, धन रखो लेकिन उसमें फंसो मत, जीवन जियो लेकिन उससे बंधो मत। राजा जनक एक ऐसा राजा थे जो राज करते हुए भी मुक्त थे, जो सब कुछ रखते हुए भी निर्लिप्त थे। उन्हें कहा गया जीवन मुक्त। आज भी जब हम जीवन में उलझ जाते हैं तो राजा जनक हमें याद दिलाते हैं, असली स्वतंत्र बाहर नहीं मन के अंदर होती है। अगर आपको ऐसी गहरी और सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।